पिहोवा में मंदहेड़ी गांव के पास युवक की हत्या, गला रेत कर उतारा मौत के घाट, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। यमुनानगर में तंत्र मंत्र के चलते मासूम की हत्या, 5 साल से बच्चे की दी बलि, पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को किया गिरफ्तार। हरियाणा में ठंड और कोहरे का कहर जारी, कई इलाकों में पारा सामान्य से काफी नीचे, ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे अलाव का सहारा। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ आज श्रुति बोहरा। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे इस खास बुलेटिन में। गुरुग्राम में सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के बाद सीएम सैनी ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट 2047 के 6 स्तंभों के ऊपर अलग अलग विषयों पर प्रस्तुति दी गई। 2047 में हरियाणा के विकास की परिकल्पना की ये प्रस्तुति भी दर्शाती है। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के 2047 के विकसित भारत के विजन और संकल्प का ग्रोथ इंजन हरियाणा होगा। आज इस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो यहां पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई। ये परिकल्पना क्या है, हम किस प्रकार का हरियाणा 2047 में को देखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, और उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत, और उस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की भी चर्चा समय समय के ऊपर करते हैं कि हरियाणा उस विकसित भारत का ग्रोथ इंजन होगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है, परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। जब इस गति को और तेज करेंगे तब हम जाकर के उस टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है 2047। हमने किस गति से काम करना है कि दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। उसके लिए हमने ये हरियाणा डॉक्यूमेंट विजन 2047 24 दिसंबर को भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उन्होंने पंचकुला के अंदर किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में हरियाणा विजन 2047 के तहत आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि राज्य का वित्त बजट नवाचार पद्धति से पारित होगा और यह हरियाणा को विकसित भारत 2047 के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करेगा। साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एआई आधारित हरियाणा बजट जन भागीदारी पोर्टल का भी शुभारंभ किया, जिससे नागरिकों को बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यशाला वित्त वर्ष 2026 से 27 के लिए उद्योग, स्वास्थ्य, आईटी और शिक्षा क्षेत्रों से जुड़े हितधारकों के साथ बजट पर गहन चर्चा की गई है, जिसमें उद्योग जगत और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझावों को प्रस्तुत किया। ये बजट पूर्व परामर्श, इस कार्यशाला का उद्देश्य भी स्पष्ट है।
यह विमर्श आगामी 1 वर्ष के खर्चों और योजनाओं तक ये सीमित नहीं, बल्कि यह उस हरियाणा की नींव रखने का अवसर है जिसमें हम वर्ष 2047 में एक समृद्ध, सशक्त, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में जिसको हम देख रहे हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश इस समय अमृतकाल के पथ पर गति से आगे बढ़ रहा है। यह हमारे संकल्प और साहस का सामूहिक प्रयास का ये प्रतीक है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमने हरियाणा में भी व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन, विशेषज्ञों की सहभागिता और हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट जो 2047 बनाया है, उसमें बहुत लोगों के सुझाव इसके अंदर है, उनकी परिकल्पना है। हमारे अधिकारियों ने इसके ऊपर बड़ी मेहनत किया है कि हमारा हरियाणा का भी एक संकल्प होना चाहिए 2047 का, और यह विजन हमारे उन्हीं संकल्पों, हमारी आकांक्षाओं और हमारी जिम्मेदारियों का ये प्रतिबिंब है। आज इस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो यहां पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई। ये परिकल्पना क्या है, हम किस प्रकार का हरियाणा 2047 में को देखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, और उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत, और उस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की भी चर्चा समय समय के ऊपर करते हैं कि हरियाणा उस विकसित भारत का ग्रोथ इंजन होगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है, परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। इस वक्त की बड़ी खबर कहीं और आपको निकल चलते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। जी हां, दिल्ली में यह बैठक हुई है। सीएम नायब सिंह सैनी की सीआर पाटिल से मुलाकात हुई है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। कई समसामयिक विषयों पर, यानी कि अहम विषयों पर यहां पर चर्चा हुई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा से नायब सिंह सैनी की हुई मुलाकात, तो दिल्ली में यह मुलाकात हुई है। आपको बताते चले, बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मिले हैं सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी सीआर पाटिल से की है मुलाकात। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी इस बैठक में, इस मुलाकात में रहे मौजूद।
आपको बता दें कि यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में सीआर पाटिल से खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की, सीएम भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की। आपको बता दें प्री बजट चर्चा के दौरान, इस पूरी चर्चा के दौरान, इस अहम मुद्दे के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समसामयिक विषयों पर चर्चा की है। आपको बता दें कि यह अहम चर्चा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने सीआर पाटिल से मुलाकात की है। इस बैठक में खुद सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे हैं। कई अहम विषयों पर यहां पर चर्चा की गई। बढ़ते हैं खबरों में आगे तो शाम विधानसभा क्षेत्र में आज जननायक जनता पार्टी की हल्का कार्यकारिणी की घोषणा पार्टी की कार्यालय में की गई। आपको बता दें कार्यकारिणी का गठन राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला सहित शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श के बाद किया गया। जिला अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। हल्का प्रधान ऋषिपाल फोगाट ने कहा कि नई टीम पार्टी को तो शाम में मजबूत करेगी। इस मौके पर वरिष्ठ नेताओं व बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता रहा था बेरोजगारी के साथ साथ युवाओं का रोजगार न होने की वजह से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था फैल हो चुकी है। बात करें हमारे भिवानी जिले के अंदर हर दिन कोई न कोई डकैती, बलात्कार, अपहरण जैसी घटनाएं घट रही है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं व्यापारी भाइयों से फिरौती मांगी जा रही है, क्योंकि जो कार्यकारिणी बनाई गई है हमारी पार्टी के जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के दिशा निर्देश अनुसार और भाई पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी और भरत शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जो भरत शर्मा उनके दिशा निर्देश अनुसार हमने पार्टी के वरिष्ठ हमारी पार्टी के जिला के प्रभारी कृष्ण बजीराव है इंद्री में घर में घुसकर बदमाश ने पिस्तौल दिखाकर लूटपाट करने की कोशिश की है। जी हां, आपको बता दें यह मामला संगीन है, लेकिन परिवार और पड़ोसियों की सतर्कता से वह ये असफल भी हो चुका है। बदमाश ने पहले घर में काम करने वाली महिला से मारपीट की, बुजुर्ग महिला से पैसे और जेवर मांगे। घर में मौजूद महिला ने शोर मचाया, जिससे लोग इकट्ठा हो गए। बदमाश डरकर बाइक पर सवार होकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला। इस मामले की जांच को भी शुरू कर दिया गया है। परिवार सदमे में है और इलाके में सुरक्षा को लेकर अब चिंता बढ़ चुकी है। पुत्र को गोली मार दी। मैंने कहना तो बीमार हूं, मैं तो कुछ कर नहीं सकती भाई। दुनिया के ना तो पैसे ना तो गहने, मेरी सी बात है। फिर ये बहुत बेचारी उधर से निकल के चली गई, ये काम वाली इधर से निकल के चली गई, वो उधर से निकल के चली गई। मैं अपना फिर बहन को देख दे रही है सुमन सुमन है सुमन। फिर इतने में बाहर निकली। ठीक है, मैम आपको सीमा छुट्टी भी दी है? हाँ जी, सुमन मेरी बहू है जी। सीमा छुट्टी भी की है उसमें? क्या नाम आपका? सीमा छुट्टी तो कर दो। खबर फरीदाबाद से है। फरीदाबाद के नेहरू कॉलोनी में मंगलवार को नशा तस्करों और स्थानीय लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग रात के समय अफीम, गांजा और चरस जैसी नशे की वस्तुएं खुलेआम बेचते हैं और जब भी यहां पर विरोध होता है तो वे हावी हो जाते हैं। आज भी नशा तस्करी के खिलाफ विरोध करने पर विवाद छिड़ा। पत्थरबाजी के दौरान कुछ लोगों को चोटें आई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अधिकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल नशा तस्करी संबंधित कोई भी ठोस जानकारी सामने यहां पर नहीं आई है और इससे पूरे मामले की जांच भी गहनता से की जा रही है। स्थानीय लोगों ने तस्करों के नाम भी बताए हैं। पुलिस से मांग की गई है कि उन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। किसी ने चोट मारी है, ये तस्करों का इलाज करे सरकार। हमारी मांग ये है, पुलिस नहीं आती क्या यहाँ पर? पुलिस आती है तो कार्रवाई करती है। मतीन का लड़का जो जक्कड़ भाई है, जो उसका लड़का केस भी चल रहा है, कई थानों में इनके ऊपर केस भी चल रहा है। सुना है कल भी इनका 48 में केस हुआ। कोई ये तस्कर है जो इनका विरोध करता है, उसी के ऊपर ये पथराव कर देते हैं। कल शाम को भी निकास नहीं है, इनके बाद
आज सुबह इनके द्वारा फिर से झगड़ा किया गया है। पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की जा रही है। दोनों पक्षों को मामला दर्ज किया जा रहा है। जितने लोग इसमें घायल हैं, अगर बात की जाए कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है? दोनों पक्षों के 5-5 भाई हैं, उसके अलावा में 3-3, 4-4 व्यक्ति हैं। इसमें मामूली चोटें लगी हैं। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों से एक व्यक्ति को राउंड अप कर लिया है। पुलिस में आगे कार्रवाई। विवाद किस चीज को लेकर हुआ है, अगर बात की जाए? इनकी आपस में पुरानी बातें चलती आ रही हैं। पहले पड़ोसी हैं, इनके आपस में गले छोड़ के लोग रहते हैं, उनका आपस में पीछे से ही विवाद चला रहा है। बावल क्षेत्र के रायपुर गांव स्थित बाबा बंदेव मंदिर में चोरों ने बीती रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने छोटे गेट का ताला तोड़कर मंदिर में घुसकर करीब 3 लाख रुपए के 6 चांदी के छत्र और 50,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। पुजारी ने सुबह चोरी का पता लगाया। घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना भी दी, जिसके बाद बावल थाना पुलिस जांच में जुट गई। मंदिर कमेटी ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और इस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी उठाई है। सभी हमारे जो मंदिर में जो गांव के पुजारी मिले पहले 2 खाने आता है, वो तकरीबन 3 बजे मंदिर में आया। उसने आके 2 खाई तो उसने देखा कि खिड़की टूटी हुई है। उसने तुरंत पुजारी को बताया। पुजारी उसके अंदर आया, वो अंदर आके मंदिर में घुसा और अपना जो मेन दरबार है बाबा का, उसने आके देखा तो उसके आगे लोग टूटा हुआ मिला। उसमें जो पैसे थे वो छपन थे, वो कुछ नहीं मिला उसके अंदर। उसने फिर 112 को कॉल किया है। 112 एक गाड़ी आई है, वो अपना फोटो लेके चली गई। नांगल चौधरी में बड़ी संख्या में जुटे लोकल ट्रांसपोर्टर्स ने बैठक के बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां, ट्रांसपोर्टरों का यह आरोप है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ भेदभाव कर रहा है, उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की गई है। आपको बता दें, इस मौके पर कांग्रेस की स्थानीय विधायक मंजू चौधरी भी मौजूद रहीं, लेकिन उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की। प्रदर्शन कर रहे ट्रांसपोर्टरों का यह आरोप है कि पुलिस खनन से जुड़े तमाम मामलों में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनका यह कहना भी है कि यहां खनन कर रहे तमाम समलखा क्षेत्र से बीजेपी विधायक अमन मोहन भड़ाना के दबाव में पुलिस लगातार काम कर रही है। गाँव जीता है। क्या मामला है? मामला ये है, ये सभी ट्रांसपोर्टर भाई परेशान है बिल्कुल, और यहाँ पे तानाशाही हो रही है। एक लाइन संचालक है जो बढ़ाना साहब है, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, बाकी वो सरासर नाइंसाफी कर रहा है। यहाँ गरीब आदमी कहाँ से तो किस्त करे, शाम को कमा के अपने बच्चों का पेट भरता है, वो सारा कारोबार इन्होंने छीन लिया ट्रांसपोर्टर का। अब ये नाके लगाए है, मान लो चलो प्रशासन जो भी कर रहा है, पर वो नाइंसाफी कर रहा है। नाके जहाँ लगने के बाद तो नाके लगे नहीं भाई। 22 नाका लगाओ आप, सबसे खतरनाक रास्ता है वो, और प्रदूषण हो रहा है। रोज वहां पे एक्सीडेंट होके मौत हो रही है, और आप जहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है तो वहां थाने की डिटेल कटाओ कि एक्सीडेंट होकर मौत नहीं हो रही, दमफरों से। उस रूट पे सिर्फ बढ़ाना साहब की गाड़ियां चलती है, और बेडंती दुखहरा जो रूट है, इस पे बाहर से गाड़ी आ रही है राजस्थान से, जो वो गवर्नमेंट हरियाणा सरकार को ISTP 80 रुपए प्रति टन के हिसाब से पैसे दे रही है। महिला आयोग के चेयरपर्सन रेणु भाटिया का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटका असेंबली में कांग्रेस विधायक द्वारा बेटियों पर की गई अभद्र टिप्पणी बेहद शर्मनाक है, लेकिन दूसरों के घरों में लगी ऐसी आग को देख हंसने वालों के घर तक भी पहुंच सकती है। यही आग ये उन लोगों को भूलनी नहीं चाहिए। साथ ही रेणु भाटिया ने अपने रेवाड़ी दौरे के दूसरे दिन वन स्टॉप सेंटर नवनिर्मित जिला कारागार का जायजा भी लिया और फिर महिला थाने का निरीक्षण भी किया, और उसके बाद सेफ हाउस में रह रहे 2 कपल से बात कर उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की नसीहत दी। जैसे जैसे हमारा देश डिटेल्ड होता जा रहा है, वैसे ही वैसे किसानों ने भी हाईटेक तरीके से फसलें उगानी शुरू कर दी हैं। धान की फसलें जिसमें पानी की लागत ज्यादा होती है, किसानों ने अब पानी
बचाने के भी नए तरीके यहां पर ढूंढ निकाले हैं। आपको बता दें, इजराइल तकनीक से लाल हरी शिमला मिर्च की तरफ किसानों ने अपना ध्यान भी दिया, जिसमें कम लागत और ज्यादा पैसों की कमाई होती है। रतिया के रत्ताखेड़ा गांव के किसान डॉक्टर मनदीप सिंह इस हाईटेक खेती से सीजन में 20 लाख रुपए तक कमाई करते हैं। इस तरीके में पानी की खपत जो है वो कम होती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। किसान मनदीप अन्य किसानों को भी इस खेती के बारे में जानकारी दी जा रही है। ये जी इजराइल की खेती है, जो इसका बेस है अभी इंडिया में भी हो रही है, और इसका नाम है बेल पेपर्स, लाल पीली शिमला मिर्च, कलर्ड कैप्सिकम इसको कह सकते हैं हम। और मुनाफे की बात करें तो ये आपको साल में 15 से 20 लाख का इसका पोटेंशियल है, ये आपको मुनाफा दे सकती है। वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आप इसको कैसे चला रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका मुनाफा और इसका बेस है। कहाँ की खेती मानी जाती है? इजराइल की खेती मानी जाती है जी, लेकिन ये अभी इंडिया में काफी अडॉप्ट कर लिया है किसानों ने, इससे काफी अच्छा मुनाफा ले रहे हैं। महाराष्ट्र साइड, जयपुर साइड काफी ज्यादा मात्रा में लगती है ये। अपने हरियाणा में बहुत कम किसान कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी खेती है। तो इसको बेचा कहाँ जाता है लगभग? ये दिल्ली और लुधियाना में सेल होती है जी। मतलब यही दो बड़ी मंडियां यही है, बाकी लोकल मार्केट अगर कहीं बड़े शहर में कोई कैटरर्स वगैरह है वो उसको खरीद लेते हैं, नहीं तो इजी है ये, अपनी गाड़ी से या किसी किराए की गाड़ी से बंदा इसको बेच सकता है। किस भाव से बेची जाती है क्या इसका एवरेज प्राइस सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है जी। कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC में पिछले 8 महीनों से एक्सरे फिल्म की कमी से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड्डी टूटने, दुर्घटना और गंभीर बीमारियों के लिए आने वाले मरीजों की जांच मोबाइल फोन पर ली जा रही है, एक्सरे में जो देखकर की जा रही है। इससे न केवल जांच की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, बल्कि गलत निदान का खतरा भी यहां पर बढ़ चुका है। ग्रामीण और गरीब मरीज निजी संस्थानों पर निर्भर हो रहे हैं। अधिकारियों को कई बार शिकायत भेजी गई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो पाया है। CHC में ड्यूटी पर बैठी महिला डॉक्टर से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, कुछ नहीं कहना और ना ही कैमरे के आगे मुझे इसके बारे में कुछ भी बोलना है। आपको बता दें, अधिकारियों से यहां पर मुलाकात की गई। CHC में नहीं है एक्सरे फिल्म, यानी कि एक्सरे करवाने के लिए तमाम मरीज जो आ रहे हैं उनको बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर एक्सरे के जो तरीका यहां पर अपनाया जा रहा है, फोन के जरिए एक्सरे की जो रिपोर्ट है उसको स्कैन किया जा रहा है। अधिकारियों से यहां पर संपर्क बनाने की कोशिश है, मोबाइल के सहारे ये काम चल रहा है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।